हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। तो आज हम एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं 5 क्वेश्चन 5 टॉपिक रिवीजन सीरीज़ में। अब तक इस सीरीज़ में हम 50 क्वेश्चंस को यानी कि 50 टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, उनकी रिवीजन कर चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ यूज़फुल लग रही होगी, आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। इसी तरह की और वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, एन ORF यानी कि ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ 1200 बेस पेयर इन ई कोलाई इनकोड्स फॉर अ पेप्टाइड। ठीक है, आपको बोला है ई कोलाई में एक ओपन रीडिंग फ्रेम है जिसमें 1200 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, और वो एक पेप्टाइड के लिए एनकोड कर रहा है। आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड मास ऑफ द पेप्टाइड एनकोडेड बाय दिस ORF। आपसे उस पेप्टाइड का मास पूछा है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोच क्या रहेगी, उसको देख लेते हैं। आपको देखो ORF के बारे में बताया है कि आपके पास 1200 बेस पेयर्स हैं, है ना। और हमें पता है कि अगर एक कोडोन, ठीक है, एक कोडोन अगर कोड करता है तो लगभग 3 न्यूक्लियोटाइड्स यूज होते हैं, है ना, जैसे AUG। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। उसी तरह से 3 न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से एनकोड करते करते पूरे कोडोन का मतलब सारे के सारे आपको जो कोडोन्स हैं वो मिल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से हम एक चीज़ तो ढूंढ सकते हैं कि हमारे पास रियलिटी में कोडोन्स कितने होंगे। ठीक है, तो आपके पास ओपन रीडिंग फ्रेम दिया था, आपने न्यूक्लियोटाइड्स के साथ डिवाइड करके नंबर ऑफ कोडोन्स पता कर लिए। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको एक प्रायर जानकारी पता होनी ज़रूरी है, दैट इज़ एवरेज मास ऑफ एन अमाइनो एसिड। ठीक है, किसी भी अमाइनो एसिड का एवरेज मास कितना होता है, तो ये होता है लगभग 110 डाल्टन्स। ठीक है, आपके पास 400 कोडोन्स हैं, अगर हर एक का अमाइनो एसिड का मास जो है वो 110 है, तो यानी कि टोटल मास जो होगा वो आपका 44,000 डाल्टन्स आएगा। लेकिन आपसे किलो डाल्टन में पूछा है तो इसको किलो डाल्टन में कन्वर्ट कर लेते हैं। राइट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44 किलो डाल्टन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अप्रोच इजी लगी होगी, काफ़ी इजी है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है ये, राइट। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, गिवन द परसेंटेजेस ऑफ डिफरेंट बेसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लिक एसिड इज लाइकली टू बी डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। ठीक है, आपको अलग अलग ऑप्शन में बेस पेयर्स दिए हैं, आपको ढूंढना है इसमें से डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल कौन सा न्यूक्लिक एसिड जो है वो बना सकता है। ठीक है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन आपसे पूछ रखे हैं। अगर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बनाना है तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, चारगफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या बोलता है चारगफ रूल्स? चारगफ रूल्स बेसिकली हमें बेस पेयरिंग के बारे में बताता है। ये कहता है कि अगर DNA है, ठीक है, या न्यूक्लिक एसिड है, तो उसमें जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ठीक है, यानी कि अगर डबल स्ट्रैंडेड DNA है और उसमें मैंने मान लिया कि कुछ इस तरह से सीक्वेंस आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट में कौन जुड़ेगा? T, इसके अगेंस्ट में A, इसके अगेंस्ट में C, इसके अगेंस्ट में G, इसके अगेंस्ट में T और इसके अगेंस्ट में A। कहने का मतलब ये है, अगर जितने A होंगे उतने ही T होने चाहिए। ठीक है, जितने T हैं उतने ही A होने चाहिए, है ना। दोनों की प्रपोर्शन इक्वल होनी चाहिए, तभी डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है वो बन सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हमें ढूंढना क्या है कि प्रपोर्शन इक्वल किस में है।
तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन की तरफ देखो, ए यहाँ पर कितने दे रखे हैं 35 और टी जो है वो 15, यानी कि इसमें बेस पेयरिंग जो है वो देखो 15 ए और टी आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी जो है वो अनपेयर्ड रह जाएंगे। सेम यहाँ पे जी और सी में भी होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी में देखो, बी में 35 ए दिए हैं, 35 टी दिए हैं, यानी कि ये दोनों आपस में टोटली बेस पेयरिंग कर सकते हैं। जी और सी भी सेम दिए, यानी कि ये दोनों आपस में टोटली बेस पेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है जितना ए है, कितना है 35% या 35 जो भी आपके पास क्वांटिटी दे रखी है, और जी और सी आपस में 15% दे रखी है, यानी कि देखो दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, इतनी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे सी ऑप्शन, तो यानी कि इसका राइट ऑप्शन तो बी है ना। सी में क्या है, ए जो है वो आपको क्या दिया हुआ है 35, लेकिन यू दे दिया यहाँ पे, ये तो कॉम्पोजिशन किसकी होगी, आरएनए की होगी, आपसे डीएनए पूछ रखा है, यानी कि ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे भी प्रोपोर्शन जो है वो सेम नहीं है, राइट, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है ट्रिपल स्ट्रैंडेड कोलेजन हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। ठीक है, आपसे पूछा है कि जो ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन हेलिक्स होता है ना बेसिकली, वो किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ट्रिपल हेलिक्स दिखता कैसा है कोलेजन वाला, तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। शुरुआत से अगर हम चलें तो वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स में 46 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स मिलती हैं। ठीक है, और ये 46 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स असेंबल होती हैं, है ना, असेंबल होती हैं एक साथ और लगभग 28 कोलेजन की वैरायटीज बनाती हैं। ठीक है, क्या कहा मैंने, वर्टिब्रेट्स में 46 जेनेटिकली डिस्टिंक्ट पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो होती हैं और फिर वो आपस में असेंबल करती हैं और लगभग 28 टाइप के कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या कोलेजन की वैरायटीज़ जो हैं वो बनती हैं। और ये आपको वैरायटीज़ जो हैं वो डिफरेंट टिश्यूज़ में, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट जगह पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इनमें से मोस्ट कॉमन जिसकी हम बात करते हैं दैट इज टाइप 1। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोलेजन्स में से है टाइप 1, जिसके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके। ओके, तो हम टाइप 1 के बारे में बात कर रहे थे। टाइप 1 के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। देखो, इसमें 2 अल्फ़ा 1 चेन्स होती हैं और एक अल्फ़ा 2 चेन इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2 अल्फ़ा 1 चेन्स होती हैं, एक अल्फ़ा 2 चेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अगर आपसे इसका मॉलिक्यूलर मास पूछ ले, ठीक है, वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता तो नहीं है ऐसे, बट फिर भी, ठीक है, तो 285 किलो डेल्टन इसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर आपसे इसकी विड्थ पूछ ली जाए, विड्थ होती है 14 एंगस्ट्रॉन्ग की, और अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाए, लंबाई कितनी होती है इसकी, तो लगभग 3000 एंगस्ट्रॉन्ग्स। ठीक है, तो ये नॉर्मली सबसे कॉमन कोलेजन जो है टाइप 1, उसके बारे में कुछ मेन जानकारी थी। ठीक है, अब हम कोलेजन की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बोला कोलेजन के बारे में कि इसमें डिस्टिंक्टिव अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि डिस्टिंक्टिव अमाइनो एसिड्स की कॉम्पोजिशन इसमें होती है, अलग अलग अमाइनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। डिस्टिंक्टिव अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें
1/3 रेजिड्यूज जो होते हैं, 1/3 रेजिड्यूज दैट आर ग्लाइसिन। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका कोलेजन की पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 1/3 रेजिड्यूज आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसिन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे 15 to 30% प्रोलीन होगा एंड 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ठीक है, इसको HYP भी लिखते हैं। ठीक है, तो 1/3 जो है वो पूरा का पूरा ग्लाइसिन से बना हुआ है और इसमें 15 से 30% तो क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ प्रोलीन या फिर हाइड्रोक्सी प्रोलीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यही चेन में यही मतलब अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें कई बार 3 हाइड्रोक्सी प्रोलाइल, ठीक है, एंड 5 हाइड्रोक्सी प्रोलाइल। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्साइल। ठीक है, इसको हम HYL से डिफाइन करते हैं। तो कई बार क्या होता है, 3 हाइड्रोक्सी प्रोलाइल प्रेजेंट होता है या फिर 5 हाइड्रोक्साइल भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बट ये जो दोनों की अकरेंस है ना, ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये सारे के सारे नॉर्मल अमाइनो एसिड्स नहीं है जो एग्जिस्ट करते हैं, है ना। ये कैसे हैं सारे के सारे, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। तो ये सारे के सारे जो हैं वो हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये कब फॉर्म होते हैं, क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स पढ़े थे जो 20 होते हैं, है ना, उनके बारे में तो यहाँ कहीं जिक्र है नहीं। तो एक्चुअली में ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये जब कोलेजन की पॉलीपेप्टाइड सिंथेसाइज हो जाती है उसके बाद ये बनते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं, दीज फॉर्म आफ्टर कोलेजन polypeptide are synthesized। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे सबसे पहले आपके पास नॉर्मली, है ना, नॉर्मली क्या होगा, प्रोलीन रहेगा। ठीक है, फिर ये प्रोलीन जो है वो किस में बदल गया, हाइड्रोक्सी प्रोलीन में बदल गया। कैसे बदला, तो इस रिएक्शन को कैटालाइज किया होगा किसी एंजाइम ने, और उस एंजाइम का नाम है प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। एंजाइम का नाम आपको याद रखना है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है। ठीक है, तो प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड की ज़रूरत होती है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, क्या होती है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी मेंटेन रहे, अपना अच्छा से काम जो है वो करता रहे, है ना, कोलेजन मॉलिक्यूल बनता रहे। कोलेजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, जब तक ये नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे, है ना, हमारे स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। ठीक है, कैसे बनेंगे, अगर ये प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज अच्छे से काम करेगा। अगर ये अच्छे से काम, अगर चाहते हो कि ये अच्छे से काम करे तो विटामिन सी रोज़ कंज्यूम करो, राइट। तो इससे क्या होगा, अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी आपके कोलेजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, आपकी स्किन में, आपकी बोन्स में, तो वो चीज़ें सारी की सारी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। ओके, इतनी चीज़ हमें क्लियर होगी कि ये जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, इसको नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना, जब भी ये पूरा का पूरा ये पूरी की पूरी चेन बनती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो यहाँ पे रिपीटिंग ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, रिपीटिंग ट्रिपलेट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है।
क्या होता है वो रिपीटिंग ट्रिपलेट सीक्वेंस? ग्लाइसिन, X एंड देन Y, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम X जो है यहाँ पे वो रहता है प्रोलीन, राइट, और ये जो Y है Y की जगह पे रहता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। लेकिन कई बार, है ना, समटाइम्स क्या होता है, ये Y की जगह पर कौन आ जाता है? हाइड्रोक्साइल भी आ जाता है ना, 5 हाइड्रोक्साइल भी आ जाता है कई बार, है ना, बहुत रेयर केसेस में कई बार ऐसा हो सकता है। और ये जो पूरे के पूरे रेजिड्यूज है ना, ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, ये जो ट्रिपलेट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये लगभग 1000 रेजिड्यूज लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से ये रिपीटेशन में प्रेजेंट है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर एक बार रिपीट करें तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है? कोलेजन जो है वो अलग अलग अमाइनो एसिड से बना होता है ना, जिसमें 1/3 जो है वो सिर्फ ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है, 15 to 30% जो है वो प्रोलीन या और 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो प्रेजेंट होता है। कुछ स्मॉल अमाउंट में कई बार 3 हाइड्रोक्सिल प्रोलीन भी और 5 हाइड्रोक्साइल भी प्रेजेंट होता है। ये जो नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, ये कौन सिंथेसाइज करता है? प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड चाहिए होता है अपना काम करने के लिए। और ये रिपीटिंग ट्रिपलेट सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन, फिर उसके बाद प्रोलीन, फिर उसके बाद हाइड्रोक्सी प्रोलीन, और समटाइम्स 5 हाइड्रोक्साइल भी आ जाता है, ठीक है। आई होप इतनी कहानी क्लियर होगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं? दैट इज़ कि कोलेजन में ये जो आपके नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है ना, ये क्यों हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कोलेजन के प्रोलीन रेजिड्यूज हैं, ठीक है, प्रोलीन के ही अलग अलग टाइप्स हैं, ये ऐसे बोल सकते हैं ना, उसी से ड्राइव हुए हैं। तो अब क्योंकि इसमें प्रोलीन जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, इसकी वजह से क्या होता है, ये अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाता है, प्रिवेंट फॉर्मिंग अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाएगा, यानी कि जो पूरी की पूरी नॉर्मल बैकबोन है वो नहीं होती है इसमें, है ना, जिसमें NH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें NH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, और ये NH ग्रुप नॉर्मली क्या करता है? हेलिकल H बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। जो भी आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनमें आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ना, नाइट्रोजन और उसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो NH ग्रुप है ना, ये नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अबनॉर्मल सी चेन है, ठीक है, बट फिर भी ये एग्जिस्ट करती है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, हमने बोला कि इसमें ये चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, तो क्या ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है? ये बिल्कुल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, लेकिन वो अल्फा हेलिक्स जैसा नहीं होता है, बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अगर हम कोलेजन पॉलीपेप्टाइड के बारे में बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओवरऑल नहीं, हर एक चेन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया, पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया था, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 3 चेन बन रही है ना, ये 3 चेन आपस में जुड़ रही हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों चेन आपस में जुड़ रही हैं, तब जाकर के कोलेजन मॉलिक्यूल बन रहा है। हम सिर्फ एक पेप्टाइड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। अगर सिर्फ एक पेप्टाइड का जिक्र हो रहा है, तब हमें याद रखना है कि ये लेफ्ट हैंडेड हेलिकल कॉन्फर्मेशन में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर एक पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि वो लेफ्ट हैंडेड हेलिकल कॉन्फर्मेशन में होती है, ओके। अब इसके बाद क्या चीज़ याद रखनी है? 3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज पर टर्न, ठीक है। एक टर्न में, है ना, ऐसे एक टर्न में कितने हैं? 3,
3 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे याद रखना 3 अमाइनो एसिड हैं, यानी कि हर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, ग्लाइसिन होगा। ठीक है, ग्लाइसिन ही क्यों होगा, इसका रीज़न भी हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद हमने बोला कि 3 अमाइनो एसिड पर रेजिड्यू होते हैं। फिर क्या होती है, फिर ये जो तीनों चेन्स हैं, ठीक है, ये तीनों चेन्स पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, ये तीनों चेन्स पैरेलली अरेंज्ड होती हैं एक दूसरे के साथ अराउंड ईच अदर, और ये जो लेफ्ट हैंडेड वाला इनका कॉन्फर्मेशन था ये बदल के राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर में बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है कई बार। अगर एक चेन की बात वो कर रहा है तब उस टाइम पे लेफ्ट हैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उनका कन्फर्मेशन होती है उनकी लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, जब ये तीनों आपस में मिल जाती हैं तो ये राइट हैंडेड हेलिकल कन्फर्मेशन को अटेन कर लेती है ना, जिसको हम ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब हमने बोला था हर थर्ड अमाइनो एसिड जो है ना यहाँ पे वो क्या रहता है, ग्लाइसिन रहता है। ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा क्यों? देखो, ये बोलता है कि जब भी मतलब ये जो पूरा हेलिकल चल रहा है ना, ये एक टर्न की बात अगर हो रही है, हर एक थर्ड अमाइनो एसिड जो होगा ना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे मान लो सेकंड, यहाँ पे कहीं पे थर्ड। ठीक है, तो ये कहीं बीच से सेंटर से गुजरेगा। ठीक है, अब ये जो सेंटर है ना ये होता है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई और अमाइनो एसिड फिट ही नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या फिट आ सकता है, ग्लाइसिन फिट आ सकता है। इसीलिए हर थर्ड अमाइनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, इतना याद रखना है कि जब ये जो हेलिक्स है ना, ये बीच से सेंटर से पास करता है, सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से वहाँ पे जगह नहीं होती है, तो जगह कम होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ वहाँ ग्लाइसिन फिट हो सकता है। इसीलिए हर थर्ड अमाइनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन होता है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन और कहाँ से अराइज हो सकता है इसको लेकर के, आपसे कई बार इससे क्रॉस लिंकिंग से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, जैसे केराटिन में क्रॉस लिंकिंग अलग होती है, वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वगैरह बनते हैं। यहाँ पर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे सिस्टीन प्रेजेंट नहीं है, नो सिस्टीन रेजिड्यूज। ठीक है, केराटिन में वहीं पे सिस्टीन रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। तो फिर ये चेन्स आपस में जुड़ती कैसे हैं, ये तीनों की तीनों चेन्स आपस में जुड़ी कैसे, इनकी क्रॉस लिंकिंग कैसे हुई? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर लाइसिन एंड हिस्टिडीन की जो साइड चेन्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये दो अमाइनो एसिड जो हैं इनका क्रॉस लिंकिंग में रोल होता है। ठीक है, कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो इसको समझने के लिए, अच्छा एक चीज आपको बतानी थी, कोलेजन मॉलिक्यूल इन फाइब्रिल्स, है ना। फाइब्रिल्स किसको कहा है, तो ये जो आपकी एक चेन है ना, इसको फाइब्रिल भी कह देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ये जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स होंगे ना इस फाइब्रिल के अंदर, ठीक है, इस फाइब्रिल के अंदर जो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्टैगर्ड अरेंजमेंट में, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब क्या कहा मैंने कि ये एक स्टैगर्ड अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्टैगर्ड अरेंजमेंट। ठीक है, अब स्टैगर्ड अरेंजमेंट होने की वजह से इनके बीच में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो हैं वो स्टेबिलिटी देती हैं पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होने की वजह से जो क्लोज पैकिंग है,
ठीक है, ऑफ ट्रिपल हेलिकल यूनिट्स वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस का काफ़ी अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड इस तरह की कोई भी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वहाँ पे बेसिकली हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, जो स्टेबिलिटी देते हैं और क्लोज पैकिंग कराते हैं ट्रिपल हेलिक्स की। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि क्रॉस लिंकिंग कैसे होगी, तो उसके लिए आपको लाइसिन और हिस्टिडीन की साइड चेंज जो है उनको याद रखना है कि ये कैसे होता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे, देखो ये जो लाइसिन है ना, दिस लाइसिन, ठीक है, ये चेंज हो जाता है एल्डिहाइड एल लाइसिन में। ठीक है, इंजाइम पूछ लेता है कई बार, तो याद रखना लाइसाइल ऑक्सीडेज, ये एक अकेला ऐसा एंजाइम होता है जो क्रॉस लिंकिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस लिंकिंग करना, दैट्स इट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछ ले कि क्रॉस लिंकिंग जो है वो रैंडम होती है, तो नहीं, क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे रैंडम नहीं होती है। हमेशा N एंड C टर्मिनस के पास, ठीक है, C टर्मिनाई के पास ही होती है। ठीक है, N और C टर्मिनल के पास होती है। तो जो कोलेजन मॉलिक्यूल होता है ना, उसका जो N और C टर्मिनल होता है उसके पास, ठीक है, जैसे ये चेन्स है मान लो, है ना, इनका जो N टर्मिनल होगा, ठीक है, N टर्मिनल होगा और C टर्मिनल होगा, सिर्फ यहाँ इस वाले एरिया में क्रॉस लिंकिंग होती है, डेट्स इट। बाकी सारे में तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है ना जो उसकी क्लोज पैकिंग में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ट्रिपल स्ट्रैंडेड कोलेजन हेलिक्स को स्टेबिलिटी कौन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ के आए ना, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, और फिर थर्ड नंबर पे कौन आ जाता है, ग्लाइसिन। क्यों? क्योंकि वही फिट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर यहाँ पे आपसे क्रॉस लिंकिंग का जिक्र किया होता तो फिर आपको बताना पड़ना था कि N और C टर्मिनाई पे होती है। अगर यहाँ पे बॉन्ड्स या फिर फोर्सेस का जिक्र किया होता फिर आपको बताना पड़ना था कि वहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऑप्शंस देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से बाकी सभी चीज़ें आपने कहीं पढ़ी ही नहीं कि ऐसा कोई अमाइनो एसिड जो है वो वहाँ पे इन्वॉल्व है। 3 ही अमाइनो एसिड है, प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और ग्लाइसिन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन और कहाँ से बन सकता है, डिजीजेज में से, है ना, कई बार डिजीजेज पूछ लेता है। छोटी छोटी सी डिजीजेज हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलेजन की डिजीजेज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है लेथायरिज्म। ठीक है, लेथायरिज्म कैसे होता है, अगर आप रेगुलर क्या खाते रहो, स्वीट पीस कंज्यूम करते रहो, स्वीट पी, कई बार इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, लेथायरस ओडोरेटस। ठीक है, लेथायरस ओडोरेटस, स्वीट पी, मटर, है ना, रेगुलरली अगर आप मटर खाते रहो तो इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, इसमें एक ऐसा कंपाउंड होता है जो इनएक्टिवेट कर देता है लाइसाइल ऑक्सीडेज को। ठीक है, अगर लाइसाइल ऑक्सीडेज इनएक्टिवेट हो गया तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। ठीक है, और अगर क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो कोलेजन मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में लिंक नहीं होंगे, है ना, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी कोलेजन की। ठीक है, तो इसलिए स्किन इश्यूज, है ना, ब्रिटल बोन्स, ये सब कुछ होना लाजमी है ऐसी कंडीशन में। ठीक है, अच्छा, दूसरा एक डिजीज है, दैट इज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को ब्रिटल बोन डिजीज भी कहते हैं, है ना। कैसे हो जाती है ये, तो म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन हो जाती है किसमें, टाइप 1 कोलेजन में। ठीक है, जो कॉमन कोलेजन होती है हमारी टाइप 1, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है अब ये जो टाइप 1 कोलेजन होती है ना, ये बेसिकली हमारी मेजर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाती है। ठीक है, जिसकी वजह से
constitutes the major structural proteins। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार होगा, ढांचा ही नहीं तैयार होगा, तो आपकी जो बोन्स होंगी ना, बोन की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, इजीली कहीं गिर जाओ तो हड्डी टूटने का खतरा होता है। इसको हम कहते हैं ब्रिटल बोन डिजीज। चलो, दो आपको बीमारियां जो हैं वो कोलेजन की आपको पता चल गई है ना, कि अगर आप ज़्यादा स्वीट वगैरह पी वगैरह जो है वो कंज्यूम कर रहे हो तो वो इनएक्टिवेट कर देगा लाइसिल ऑक्सीडेज को, जिससे लेथायरिज्म हो सकता है। और एक आपको बता दिया, अगर टाइप 1 में कोलेजन में म्यूटेशन हो जाए तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हो जाता है। तीसरी जो डिजीज़ है दैट इज़ एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम। एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम्स। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि जो कोलेजन बनाने वाले एंजाइम्स होते हैं ना, उनकी एक्टिविटीज़ में कुछ एबनॉर्मेलिटी कोज हो जाती है। ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं कि एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ कोलेजन प्रोसेसिंग एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से थे कोलेजन प्रोसेसिंग एंजाइम्स? तो ये लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज हो सकता है, ठीक है, या फिर लाइसाइल ऑक्सीडेज हो सकता है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से होता क्या है, ठीक है, अपना काम ये प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स और स्किन होती है ना, उसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, हाँ, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स एंड स्किन्स। ठीक है, लचीलापन बॉडी में बहुत ज़्यादा आ जाता है। उस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं, उस बीमारी को हम कहते हैं एहलर्स डैनलोस सिंड्रोम। कैसे होती है, तो आपको बता दिया कि जो कोलेजन प्रोसेसिंग एंजाइम होते हैं वो उनकी एक्टिविटी में एबनॉर्मेलिटी कॉज हो जाती है, अपना काम वो ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन कॉज हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको कोलेजन के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आपको आंसर पता चल गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है Vmax इंक्रीज करेगा, Vmax डिक्रीज करेगा, Km इंक्रीज करेगा या Km डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनहिबिशन होती कितने टाइप की है ना, कितने टाइप के इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो सकती है, ठीक है, और कौन सी हो सकती है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है, और एक होती है मिक्स्ड इनहिबिशन। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्पिटिटिव के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे होती है ना, क्या क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बोलता है कि जब भी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना, तो यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करता है। ठीक है, तो इनहिबिटर जो है दैट कंपीट्स विद सबस्ट्रेट। ठीक है, क्यों कंपीट कर रहा है, क्योंकि उसको एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करना है। ठीक है, फॉर बाइंडिंग टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, अब इससे होगा क्या, देखो वहां पे प्रेजेंस है इनहिबिटर की भी, है ना। अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है और वो कंपीट कर रहा है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, यानी कि अब जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना। वो इसको इनहिबिटर जो है वो इसको प्रिवेंट करेगा कि ये बाइंड ना करे, मैं बाइंड कर जाऊं, है ना। तो उस केस में जो Km है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है
ठीक है, एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी जो है वो अब कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन भी है ना कि इनहिबिटर जो है वो इसकी एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्योंकि इनकी एफिनिटी कम हो जाती है, Km इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज कि Vmax पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो जो Vmax होता है ना वो यहाँ पे रहता है अनचेंज्ड। अनचेंज्ड क्यों रहेगा? ठीक है, अभी हमने इस चीज़ के बारे में बात की कि अगर इनहिबिटर वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की आपस में एफिनिटी कम हो जाएगी। अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा ज़्यादा प्रोवाइड करवा दें, किसके? इनहिबिटर से ज़्यादा, तो उस केस में अब एंजाइम को प्रोबेबिलिटी जो है वो सबस्ट्रेट की बाइंड करने की ज़्यादा है, क्योंकि सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है ना। दैट मीन्स कि एंजाइम जो है वो अचीव कर सकता है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा ज़्यादा कर दे तो वो आउट कम्पीट कर सकता है ना इनहिबिटर को, है ना। अब ज़्यादा जो है वो कौन जुड़ेगा? सबस्ट्रेट जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम सबस्ट्रेट की मात्रा ज़्यादा कर दे तो इस केस में अगर सबस्ट्रेट जुड़ गया तो वो एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि Vmax जो है वो अनचेंज्ड रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आपसे शायद कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ही पूछा था, तो हमने बोला कि Km जो है वो इंक्रीज करेगा और Vmax अनचेंज रहेगा। Vmax अनचेंज का कोई ऑप्शन है नहीं, Km इंक्रीज करेगा इसका एक ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में बात की। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि क्या ये रिवर्सिबल है, आपसे पूछ ले अगर तो बिल्कुल ये रिवर्सिबल है। ठीक है, आपको पूछ लिया कि कैसे रिवर्सिबल है, तो आपको बस ये चीज़ बताना है कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं तो ये ओवरकम कर जाता है इनहिबिटरी इफेक्ट को। क्यों? क्योंकि इनहिबिशन जो है वो कम हो जाएगी ना, इनहिबिटर जो है वो अब कम जुड़ेगा एंजाइम के साथ। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का अमाउंट ज़्यादा है, तो सबस्ट्रेट की प्रोबेबिलिटी एंजाइम के साथ बाइंड करने की ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी इफेक्ट को ओवरकम कर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास ये दिया है ना, अब जैसे यहाँ पे सक्सिनेट है। ठीक है, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आया, वो सक्सिनेट के साथ बाइंड किया और फ्यूमरेट बना। लेकिन अब इसकी जगह कौन जुड़ गया? अब क्योंकि देखो ना इनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ एक CH2 का फर्क है। तो क्या करता है ये मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं हो पाती है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ओवरकम किया जा सकता है कैसे? अगर हम सक्सिनेट की मात्रा ज़्यादा कर दे तो अब इसका चांस ज़्यादा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ जुड़ने का, है ना। तो उस केस में रिएक्शन जो है वो चलती रहेगी, फ्यूमरेट बनता रहेगा, ये रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, कम चांसेस है इसको होने के। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है ना वो एक्टिव साइट के लिए ना लड़ करके क्या करता है, एलोस्टेरिक साइट पे जाकर के बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे होगा क्या? देखो अगर जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है और इनहिबिटर जो है वो उसकी जैसी एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहा है, दोनों केसेस में, है ना, चाहे सबस्ट्रेट बाइंड करे या ना करे, ये इनहिबिटर जो है जब ये एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर जाता है तो ये कहीं ना कहीं एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम कि चाहे ये बाइंड करे या ना करे, ये प्रिवेंट करता है एंजाइम को टू फंक्शन प्रॉपरली। तो यानी कि अगर एंजाइम जो है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी, है ना। क्या दिक्कत आएगी उसके बारे में देख लेते हैं। Km के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे? ठीक है, तो Km जो है वो रहता है यहाँ पे अनचेंज्ड। अब सोचने वाली बात यह है कि अनचेंज्ड क्यों रहेगा? क्यों? क्योंकि देखो सबस्ट्रेट जो है
वो अभी भी एक्टिव साइट पे जाकर के ही बाइंड कर रहा है ना। Km कब चेंज होता है, ठीक है, Km कब चेंज होता है, जब Km होता क्या है, बेसिकली एंजाइम की एफिशिएंसी होती है ये, ठीक है, कि कितनी एफिशिएंसी से एंजाइम जो है वो अपना काम कर सकता है। अब देखो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे आसानी से बाइंड कर रहा है ना, तो यानी कि इसकी एफिशिएंसी तो पूरी है, कोई और फैक्टर है जो उसको काम करने से रोक रहा है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जो है दैट कैन स्टिल बाइंड टू एक्टिव साइट, है ना, यानी कि इसका Km जो है वो रहता है अनचेंज्ड। लेकिन Vmax पे क्या होगा, Vmax हो जाता है डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बोला कि एक बार इनहिबिटर बाइंड कर गया, ठीक है, अब भले ही एंजाइम अपना काम जो है वो कर रहा है लेकिन 100% काम नहीं कर पाएगा। इससे जो वैल्यू है वो थोड़ी सी कम रह जाएगी कि 80% अपना काम कर दिया, है ना, 70% कर दिया, 50% कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल फंक्शनिंग थी, है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को, ठीक है, अचीव नहीं कर पाएगा। जो मैक्सिमम रिएक्शन की वेलोसिटी है ये रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ओवरऑल फंक्शनैलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और अगर ओवरऑल फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है तो उस केस में जो मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी है वो भी रिड्यूस कर जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो देखो जो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है ना, ये कई बार इरिवर्सिबल भी होती है, ठीक है, और कई बार रिवर्सिबल भी होती है, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनहिबिटर के ऊपर डिपेंड करता है ये कि किस तरह का इनहिबिटर है, ठीक है। क्या वो इनहिबिटर वहाँ से हटाया जा सकता है, क्या उस इनहिबिटर ने कोई परमानेंटली ऐसा डैमेज तो नहीं कर दिया है जिससे ओवरऑल फंक्शनैलिटी हमेशा के लिए कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, उस केस में वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा इनहिबिटर है जिसने कुछ देर के लिए ही, ठीक है, कोई ऐसा चेंज किया है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, तो ये जो चेंज है दिस इज रिवर्सिबल, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल अगर आपको याद रखने हैं तो इसमें आप हैवी मेटल्स याद रख सकते हैं, है ना। इसीलिए हमें हैवी मेटल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम नहीं करने चाहिए, तभी बोलते हैं पानी को हमेशा प्योरीफाई करके पियो, क्योंकि हैवी मेटल्स उसमें हो सकते हैं जैसे कि लेड और मर्क्यूरी, है ना, जो कि हमारी बॉडी के एंजाइम्स को धीरे धीरे डैमेज करते रहते हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद एक और इनहिबिटर की बात करनी है हमें, ठीक है। थर्ड टाइप है आपका मिक्स्ड इनहिबिशन। मिक्स्ड इनहिबिशन, ठीक है। देखो मिक्स्ड इनहिबिशन में ये जो इनहिबिटर है ना, इसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। क्या, या तो ये सीधा एंजाइम के साथ बाइंड कर ले, ठीक है, या फिर ये किसके साथ बाइंड कर ले, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ। अब दोनों केसेस में आपको अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, जो ये इनहिबिटर है ना, ये दोनों केसेस में, ठीक है, चाहे एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे, दोनों केसेस में सबस्ट्रेट बाइंडिंग को अफेक्ट करता है और एंजाइम की फंक्शनैलिटी को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर ये एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है तो भी, और अगर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे तो भी, ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, अफेक्ट करता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग को, है ना, और एंजाइम की फंक्शनैलिटी को। यानी कि अगर हमें इस केस में Km ढूंढना हो तो क्या होगा, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है,
ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे इंक्रीज कर रहा है किस टाइम पे डिक्रीज? इसके लिए क्या करते हैं, हमने इनहिबिटर लिया और इसको बाइंड करवा दिया किसके साथ? एंजाइम के साथ। अब क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो सेम वही कहानी दोहराएगा, तो Km जो है वो क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है। और अगर ये वाला जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है तो उस केस में Km डिक्रीज करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ओके, Km हमें पता चल गया कि अगर इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ जो है वो बाइंड कर गया तो Km इंक्रीज कर जाएगा, है ना। Km का इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि उस एंजाइम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इनहिबिटर जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है तो आप देखो ना, एंजाइम और सबस्ट्रेट ऑलरेडी बाइंडेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Km डिक्रीज कर रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने से उसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज्ड है लेकिन ओवरऑल फंक्शनैलिटी एक अलग फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो Km जो है वो डिक्रीज होता है कब? जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करे। अगर अकेला इनहिबिटर अकेले एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो Km इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें Vmax की, Vmax का क्या होगा? वो दोनों केसेस में डिक्रीज ही करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो एंजाइम की वो रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको तीनों केसेस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ऐसा जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? इसका एग्जाम्पल याद रख लो, जितने भी रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं ना, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनमें ऐसा केस देखने को मिलता है, मिक्स्ड इनहिबिशन देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, ये एक टेबल है जो आप याद कर सकते हो, है ना, इतनी सारी कहानी ना याद करनी हो तो। कि सबसे पहले इनहिबिशन टाइप्स आपको बताई हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होगी तो बाइंडिंग कहाँ होगी? एक्टिव साइट पे होगी। Km जो है वो इंक्रीज करेगा और Vmax के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाता है, अब एंजाइम की जो एफिशिएंसी है ना काम करने की वो डिक्रीज कर जाती है, इसीलिए Km इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। ओके, नॉन कॉम्पिटिटिव में जो इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के बाइंड करता है। ये याद रखो, ये बाइंडिंग साइट पे किसकी बाइंडिंग की बात कर रहा है? इनहिबिटर की, ठीक है, ना कि सबस्ट्रेट की। अब इनहिबिटर जो है वो नॉन कॉम्पिटिटिव में एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा, यानी कि Km पे कोई चेंज नहीं आएगा और Vmax जो है वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। मिक्स्ड इनहिबिशन में ये एक्टिव और एलोस्टेरिक दोनों साइड पे बाइंड कर सकता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर अकेला एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है तो एक्टिव साइड पे, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है तो उस केस में एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड कर रहा होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होगा? एक्टिव साइड पे बाइंड कर रहा है तो इंक्रीज कर जाएगी Km इफेक्ट, है ना, और अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर रहा है तो डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और Vmax जो है वो दोनों केसेस में डिक्रीज ही करेगा क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? अ नेट चार्ज ऑन अमाइनो एसिड एट अ pH लेस देन Pi विल बी। ओके, आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बनाना सीखना है। कैसे बना सकते हैं? क्या बोला है आपको? बोला नेट चार्ज। नेट चार्ज बताना है आपको किसके ऊपर? अमाइनो एसिड के ऊपर। कैसा अमाइनो एसिड है? जो जिसकी pH जो है वो इसके Pi से कम है ना, उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है उससे कम है उसकी pH। तो बताओ अमाइनो एसिड के ऊपर क्या चार्ज होगा। अब मेरे को एक चीज़ आपको समझानी है, दैट इज़ कि जो नेट चार्ज है ना, इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं। इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो आयनाइजेबल ग्रुप्स वहाँ पे उस पेप्टाइड चेन में, उस अमाइनो एसिड में प्रेजेंट हैं, वो एसिडिक कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? कि जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये देखना है कि ये बिहेव कैसा कर रहे हैं एसिडिक कंडीशंस में, ठीक है। अब अगर मैंने आपको बोला कि pH जो है दैट इज बिलो Pi, ठीक है, यानी कि Pi जो है वो ज़्यादा है और pH कम है, यानी कि pH कम होने का मतलब क्या हुआ कि एनवायरनमेंट कैसा होगा? एनवायरनमेंट होगा एसिडिक। एसिडिक एनवायरनमेंट है, यानी कि जो अमाइनो एसिड है ना, दैट
टेंड्स टू गेन प्रोटॉन्स, मतलब वो अपनी प्रोटोनेटेड स्टेट में होगा, चाहे आप अमाइनो ग्रुप की बात करो, चाहे आप किसकी बात करो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चाहे अमाइनो ग्रुप की बात करें हम, चाहे हम करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात, दोनों ग्रुप्स होते हैं अमाइनो एसिड के पास, ये दोनों के दोनों प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में होने का मतलब क्या है, देखो अगर मान लो कि ऐसा कोई अमाइनो एसिड है, ठीक है, नीचे कोई R चेन है, इस तरफ इसका NH2 ग्रुप होगा, है ना, और इस तरफ आपका COOH। अब प्रोटोनेटेड होने का मतलब क्या है कि इसने प्रोटॉन गेन कर लिया होगा क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट है अभी, है ना। ये कब डीप्रोटोनेट होता है, जब बेसिक एनवायरनमेंट आ जाता है, यानी कि NH2 जो है वो अभी क्या बन के बैठा होगा, NH3, है ना। और ये अगर जैसे इसकी pI कितनी, मतलब इसकी अगर pH जो है वो 2 से अबव चली जाती है, तब ये अपना H प्रोटॉन जो है वो लूज कर देता है ना, और फिर -1 चार्ज देता है। यानी कि अभी उन्होंने बोला कि pI से कम है चार्ज, यानी कि ये भी अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे इसने गेन किया, यहाँ पे चार्ज हो जाएगा +1, ठीक है। और R चेन के बारे में तो कोई जिक्र है नहीं, और pI अगर कम है यानी कि R चेन भी अपनी कोई प्रोटोनेटेड फॉर्म में ही होगा, चाहे वो ये वाला हो, है ना, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ हो सकता है या फिर अमाइनो ग्रुप यहाँ हो सकता है। अगर अमाइनो ग्रुप है तो एक चार्ज और ऐड हो जाएगा, है ना, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 0 रहेगा। कहने का मतलब ये है दोनों केसेस में जो चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो इस वजह से जो यहाँ पे आंसर बनेगा वो क्या बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज में वो अपने पड़ा होगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला होता है कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये डीप्रोटोनेटेड है, तो उस केस में ये -1 हो जाता, है ना, -1 होता, ये वाला +1 होता, और फिर आपको ये नहीं बताया होता, अगर या मान लो कि ये बताया है कि इसका कोई रोल ही नहीं है ना, तो ये दोनों अपने आपस में चार्ज कैंसिल कर देते और न्यूट्रल हो जाता, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अगर बताया होता कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है, तो अगर इसने अपना आयन लूज कर दिया है तो ये भी लूज कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे भी -1 आ जाता, यहाँ ऊपर -1 है ही, है ना, यहाँ पे +1 है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते, लेकिन ये अपना चार्ज देता है, यानी कि उस केस में नेगेटिव चार्ज आता, ठीक है। और अगर आपको बोल देता कि ये डीप्रोटोनेटेड है, ये भी डीप्रोटोनेटेड है और ये भी डीप्रोटोनेटेड है, ठीक है, तो ये तो -1 देता, इसका +1 चला जाता, ठीक है। और यहाँ पे भी मान लो कि NH3 ग्रुप भी होता तो इसका भी +1 चला जाता, तो उस केस में भी -1 आता, ठीक है। तो इस तरह से आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से सारी चीज़ों को कर पाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। और अगर आपने बाकी वीडियोस को अभी तक गो थ्रू नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ते रहें हमारे साथ, है ना, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हमसे ज़रूर मिलें। थैंक यू सो मच।